नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए जिसका नाम था दोस्तों बाबर, आज हम इस क्लास में बाबर के समय काल और बाबर के बारे में हम समझेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में हम बाबर के लड़े गए प्रथम युद्ध, जो दूसरा युद्ध और जो साथियों सबसे जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मुगल वंश के जो हमारे संस्थापक कहे जाते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों, पहला पॉइंट, बाबर। पहले इस बात बताना चाहता हूं दोस्तों, बाबर जो था दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक कहलाता है और बाबर का जो समय काल है दोस्तों 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक था। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कहता है दोस्तों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। दोस्तों, हम तो शॉर्ट में लेते हैं ना, किसी का नाम गुप्ता, वर्मा, शर्मा, है ना, बस दोस्तों वो सरनेम है। यहाँ पे बात करते हैं बाबर, ये नाम तो है लेकिन बाबर का जो पूरा नाम था साथियों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है दोस्तों, इसका क्या था दोस्तों, यह एक क्या था, एक मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो दोस्तों इसका जन्म जो हुआ था, बाबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों 14 फरवरी, यहाँ पे 24 फरवरी है तो इसको 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ पे दोस्तों हुआ था, फरगना में हुआ था। ठीक है। तीसरा पॉइंट, उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। वह फरगना, मतलब फरगना कहाँ पर है दोस्तों, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नामक एक, मतलब कि फरगना नामक एक छोटे राज्य का शासक था। कौन दोस्तों, बाबर के पिताजी, जो उनका नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट, बाबर पिता की ओर से तैमूर का और मां की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। जी हाँ दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जो बाबर है ना, बाबर पिता जो है वो तैमूर की तरफ से थे और मां जो थी चंगेज खां के वंशज की थी। जैसे हम कहते हैं दोस्तों, किसी की वर्मा की पुत्री और शर्मा का लड़का। ठीक है, तो ऐसे विवाह संपन्न हुआ। तो ये दोस्तों अलग अलग वंशज के थे, अलग अलग दोस्तों हम बात करें अलग अलग एरिया के थे। तो जैसे मतलब कह सकते हैं पिता की ओर से कौन, तैमूर के पिता, मतलब कि तैमूर की वंशज से पिता हुए, और वहीं पर दोस्तों जो चंगेज खां की वंशज से कौन हुई, मां। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा ही दोस्तों बाबर का जन्म होता है। ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है दोस्तों, पिता की मृत्यु, पिता कौन, उमर शेख मिर्जा। पिता की मृत्यु के बाद 8 जून 1494 में फरगना का शासक बना। जी हाँ दोस्तों, जहां पर बाबर का जन्म हुआ वहीं दोस्तों पिता की मृत्यु के बाद वहीं फरगना का शासक हुआ। कौन दोस्तों, बाबर। अगला पॉइंट, उसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करी। जी हाँ दोस्तों, 1507 में उसने क्या करा दोस्तों, बादशाह की उपाधि धारण करी। एक बात और अच्छी बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जब यह शासक बना तब दोस्तों इस बाबर की उम्र केवल क्या थी दोस्तों, 11 वर्ष का था। अब सोचिए दोस्तों, 11 वर्ष का बालक, ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद अल्पायु में दोस्तों फरगना की गद्दी पर बैठता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे दोस्तों पॉइंट क्या कहता है, उसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया। इस युद्ध में उसने तुलगुमा रणनीति को अपनाया था। यहां पर दोस्तों बताना चाहता हूं, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जो कि संपन्न हुआ दोस्तों 1526 ईस्वी में। मैं आपको इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, पानीपत जो है ना, बाबर ने पानीपत की विजय से पहले दोस्तों भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों अगर हम बात कहें कि यह बाबर का 5वां युद्ध था। ठीक है। पहला युद्ध दोस्तों बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 पर किया था, भारत पर, क्योंकि ये था कहाँ का दोस्तों, अफगानिस्तान का था।
इसने जो भारत पर पहला आक्रमण अपना इसने किया वो 1519 में बाजौर पर किया था, और उसी आक्रमण में ही उसने भेरा क्या किला भी जीत लिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में, मतलब कि एक आत्मकथा क्या होती है दोस्तों, अपने द्वारा लिखी गई कथा को आत्मकथा कहते हैं। इसने क्या दोस्तों अपनी आत्मकथा में कहा है कि किले, मतलब कौन सा किला, भेरा का किला को जीतने में उसने सर्वप्रथम बारूद और तोपखानों का प्रयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने अपना पहला जो आक्रमण किया था बाजौर पर और भेरा पर किले को घेरा दोस्तों, वहीं पर दोस्तों उसने क्या करा, सर्वप्रथम बाजौर के आक्रमण या भेरा के किले के दौरान ही उसने बारूद और तोपखानों का प्रयोग किया था। क्लियर हो गया। तो यहां पर दोस्तों यह इसका कौन सा आक्रमण है, 5वें नंबर का आक्रमण है। ठीक है, जिसमें इसने तुलगुमा रणनीति का प्रयोग किया था। क्लियर हो गया दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों तुलगुमा क्या होता है। तुलगुमा दो पद्धति इसने अपनाई थी। किसने, पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों बाबर ने उज्बेकों की युद्ध की नीति, उज्बेक एक क्षेत्र था, उन लोगों से तुलगुमा युद्ध पद्धति, ठीक है, तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, मतलब जिसे हम रूमी विधि भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम बात कहें उस्मानी विधि क्या होती है दोस्तों, अगर कोई दो गाड़ी है, ठीक है, दो तोप हमने खड़े कर दिए है, दो गाड़ियों के बीच में जो जगह होती है ना, जो जगह को छोड़ के कोई भी गाड़ी है, टैंक है, तो उसमें अपनी तोप को घुसा करके दोस्तों यहां से उसने क्या करा, युद्ध करवाया। क्लियर हो गया। तो इसी को उस्मानी विधि कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला, क्लियर है तो साथियों, यहां पर हमारा अगला क्या है, उसने 1527 में, यह भी महत्वपूर्ण है, 1526 के बाद 1527, 1528, 1529, मतलब लगातार 4 वर्षों तक साथियों इसने युद्ध किया। पहला युद्ध दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। दूसरा युद्ध दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ हुआ, उनको पराजित किया। वो कब, 1527 में। और वहीं 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें हिंदू शासक मेदिनी राय को उसने पराजित किया। वहीं पर दोस्तों 1519 में घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा के युद्ध में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को पराजित किया। क्लियर हो गया साथियों। मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जब इब्राहिम लोदी को हराया, जब दोस्तों उसने हराया पानीपत के युद्ध में, जब इब्राहिम लोदी को हराया, इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने दोस्तों काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। और अपनी उदारता के कारण बाबर जो है क्या कहलाने लग गया, कलंदर कहलाने लग गया। क्लियर हो गया। कब चांदी के सिक्के कब बांटे, जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीत चुका था। क्लियर है साथियों। ओके, सो हमने देखा यहां पर ये लगातार उसके द्वारा लड़े गए 4 लगातार युद्ध हैं। पहले उसने क्या किया दोस्तों, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर को चला गया। ये ट्रिक है दोस्तों, कैसे इसको ऑर्डर में याद करना। ये एक बाबर क्या था, पहले इसने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पिया और फिर घाघरा मतलब कि घर को चला गया। तो ये ट्रिक है, पानी पीने का मतलब पानीपत का, खाना खाएगा मतलब खानवा का युद्ध, चाय पिएगा मतलब चंदेरी का युद्ध, और यहां से घर को गया मतलब घाघरा का युद्ध। क्लियर हो दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये खानवा के युद्ध में ही इसने दोस्तों गाजी की उपाधि धारण करी। किसकी, गाजी की उपाधि धारण करी। ठीक है, गाजी का मतलब योद्धा एवं धर्म का प्रचारक। क्लियर है साथियों। अब चलते हैं अगला, आगे क्या लिखा है साथियों हमारा। अगला क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, बाबर पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। मतलब कि पिता भी हमने बताया, पिता जो है वो तैमूर की तरफ से और मां चंगेज खान की तरफ से। क्लियर है। यहां पर दोस्तों ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5वें नंबर का था। कौन कौन दोस्तों, बाबर के पिता उमेर शेख मिर्जा। क्लियर। वहीं पर चंगेज खां जो मां की वंशज से 16वीं वंशज थी, वो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये 16
और ये 5, जब इन दोनों का विवाह हुआ दोस्तों तो बाबर का जन्म होता है। तो याद रखना, तैमूर लंग से ये 5वां वंशज था और चंगेज खां जो मां की ओर से वो थी 16वीं वंशज की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें क्या लिखा है? जी हाँ दोस्तों, बाबर ने सड़क की मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रचलन किया। जैसे सिकंदर दोस्तों सिकंदर लोधी में भी था दोस्तों, गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया, किसी चीज को भूमि की पैमाइश के लिए उसने किया। तो यहाँ सड़क को मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रचलन किया गया। अगला पॉइंट, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने बादशाह गाजी की उपाधि, अभी बताया दोस्तों, गाजी की उपाधि कब धारण करता है बाबर? जब वह खानवा के युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, भारत के इतिहास में युद्ध में बारूद का प्रथम बार प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने ही किया था। अपनी इस उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि भी मैंने बताया दोस्तों, ये कब मिली? जब बाबर पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो वह क्या करता है, सबको चांदी के सिक्के देता है और इसी उदारता के लिए वह कलंदर की उपाधि धारण करता है। क्लियर हो गया दोस्तों? याद रखना, एक बात और बताना चाहता हूं, बाबर ने पानीपत की विजय के बाद कहा था कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए फिर नहीं, है ना, जिसका उल्लेख उसने किसमें दिया था? बाबरनामा में दिया था। क्लियर है साथियों? चलते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? यस, अगला पॉइंट कहता है साथियों, जो बाबर है हमारा, बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की अवस्था में 27 दिसंबर 1930 को होती है। ठीक है दोस्तों, बाबर की जो मृत्यु होती है, कहीं कहीं दोस्तों बुक में इसको 26 दिसंबर भी कहता है, यहाँ पर 27 दिसंबर दे रखा है। ठीक है, ऑथेंटिक दोस्तों कभी मृत्यु की डेट नहीं पूछता, पर हमें पता होना चाहिए उसका सन क्या था। ठीक है, और दोस्तों बाबर को जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? आगरा में हो जाती है। कहाँ होती है उसकी मृत्यु? आगरा में होती है, और उसे काबुल में दफनाया जाता है। क्लियर है साथियों? यहाँ पर बाबर की जो मृत्यु हो जाती है वो कहाँ पर होती है दोस्तों? बाबर की मृत्यु आगरा में होती है, जिसे आज के वर्तमान में आगरा के पास आराम बाग है, वहां पर हुई, उसको दफनाया गया, वहीं पर आगरा में दफनाया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पे दफनाया गया, क्योंकि बाबर ने ही कहा था कि भाई जहां मेरी मृत्यु अगर कहीं पे भी होती है तो मेरी जो डेथ बॉडी है उसको कहाँ पर बरी करना? आप भैया काबुल में करना। क्लियर हो गया साथियों? अब चलते हैं अगला पॉइंट। उसने अपनी आत्मकथा को तुजुक ए बाबरी की रचना में तुर्की भाषा में की थी, मतलब अपनी आत्मकथा जिसमें अपने बारे में लिखा। अगला, तुजुक ए बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना तथा प्याजा खां ने बाबरनामा के नाम से अलग अलग किया। क्लियर? अगला पॉइंट, बाबर मुबैयान पद शैली का जन्मदाता था। पद शैली क्या दोस्तों? एक गद्य शैली होती है और एक पद्य शैली होती है। पद्य में मतलब दोस्तों जिसमें हमारी कविताएं टाइप आती है। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं कि कुछ इतिहासकार जो हैं बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिए गए विष को मानते हैं। ठीक है, मतलब कोई ये कहता है कि भाई बाबर की मृत्यु का कारण जो इब्राहिम लोदी था उसकी मां ने विष दे करके उसको मारा था। ठीक है, पर दोस्तों ये इतिहास है, इसमें बहुत चीजें काल्पनिक भी होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज की इस क्लास में आपने बाबर के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट को समझा होगा। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। और हुमायूं का जो शासनकाल है वो 2 है दोस्तों, 1530 से 1540, और दूसरा शासनकाल है 1555 से 1556। क्लियर है? तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम खुलकर पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।